उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। लखीमपुर खीरी के धोरहरा से विधायक रहे हैं बाला प्रसाद अवस्थी। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। अब से थोड़ी देर पहले मनोज पांडे के साथ वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर नजर आए थे और अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद बाला प्रसाद अवस्थी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चलिए बढ़ते आगे। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के जो अलायंस हैं यानी सहयोगी दल हैं, उनकी लखनऊ में कल बैठक होने वाली है। बीजेपी और सहयोगी दलों की लखनऊ में कल बैठक होगी जिसमें सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अपना दल एस और निषाद पार्टी के लोग मौजूद रहेंगे। उसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, सुनील बंसल संगठन महामंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल की अध्यक्ष और निषाद पार्टी के संजय निषाद मौजूद रहेंगे। जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत लगभग जो फाइनल हो चुकी है उसको अंतिम रूप दिया जाना है। इस वक्त एस के वाजपेयी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। एस के, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक तरफ पिछले कई दिनों से भीड़ नजर आ रही है। टिकटार्थी लगातार समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले तीन दिनों से राजनीति थी वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। तमाम बड़े नेता दिल्ली में थे। एक बार फिर से कल वो लखनऊ होंगे, तो लखनऊ में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भीड़ शुरू होगी, क्योंकि इस बात पर भी कई लोगों की नजर होगी कि अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में कौन कौन से सीटें सीट शेयरिंग के तहत दी जाती है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो अगर हम अपना दल की बात करें तो अपना दल की 2017 में 9 सीटें थी और बीजेपी के साथ वो गठबंधन में थी और दोबारा अब जब चुनाव होने जा रहा है फिर से वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। और साथ ही साथ निषाद पार्टी की अगर हम बात करें तो नई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, जिसको लेकर लगातार बात चल रही थी। कई बार डॉक्टर संजय निषाद दिल्ली गए और फाइनल बैठक हुई अब दिल्ली में, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, साथ ही साथ केंद्रीय नेता जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत जेपी नड्डा और बाकी के जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं वो इस बैठक का हिस्सा रहे। और निश्चित है कि अब चीजें फाइनल हो चुकी हैं। कल लखनऊ में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी और जिसके बाद एक संयुक्त पीसी करके यह बताने की कोशिश होगी कि सीटों को लेकर क्या फाइनल हुआ है, किन किन सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल लड़ेंगे और क्या रणनीति होगी। जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर क्या जवाब है, सहयोगियों के साथ बीजेपी की क्या चीजें तय हुई, बहुत सारे विषयों को लेकर कल बात रखी जाएगी। तो निश्चित है कहीं ना कहीं अब बीजेपी, अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से लगातार बीजेपी के जो आला नेता हैं उत्तर प्रदेश के वो दिल्ली में थे और लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। अब जो मंथन के बाद जो चीजें तय हुई हैं कहीं ना कहीं वो कल लखनऊ में बताई जाएंगी जब यहां पर बैठक होगी। निश्चित है कि अब बीजेपी के ऊपर प्रेशर जरूर है, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता में है और ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में हालात चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी काउंटर करने की कोशिश करेगी और कोशिश होगी कि इस परसेप्शन को तोड़ा जाए और कहीं ना कहीं एक बेहतर संदेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाए। अब देखना यह है कि कल जब बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो किसको कितनी सीटें देती है, क्या रणनीति होती है। जो इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, चाहे वो मंत्रियों के इस्तीफे हों या फिर बीजेपी के विधायकों के, उनको लेकर क्या जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है। और खास तौर पर जो अटकलें थी कि भारतीय जनता पार्टी में उन विधायकों का, उन मंत्रियों का टिकट कटेगा जिनके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या क्षेत्र में जिनकी पकड़ ढीली हो चुकी थी या सीट हम कहें कि जिताकर नहीं दे सकते थे, उनको लेकर अब जो सूची जारी होगी उसमें उनका क्या किया जाएगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से बयान आ चुका है कि सभी का टिकट नहीं काटने जा रहे हैं, केवल उन सीटों पर हमारा फोकस होगा जिनको यह तय हो गया है कि वो सीटें नहीं जीत सकती, उनके बदलाव के बारे में हम जरूर सोचेंगे, लेकिन बाकी सीटों का टिकट नहीं कटने जा रहा। बीजेपी की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इन सारी चीजों के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं कल जब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल, हम कहें कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो अपनी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इन सारी चीजों का जवाब देने की कोशिश होगी। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसका काउंटर करने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। जी, सबसे बड़ी चुनौती तो इस बात को लेकर भी होगी, जब बैठक होगी
तमाम नेता जब पहुंचेंगे लखनऊ और लखनऊ में बैठक होगी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष होंगे, संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे, तो ये जो भगदड़ मची है इसको लेकर भी बातचीत होगी कि और इस बात को लेकर भी फोकस होगा कि जितने लोग गए वो ठीक है, लेकिन आगे लोग ना जाए ये भी सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल, अगर हम समाजवादी पार्टी और उसके घटक दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी में आज की डेट में अगर हम कहें, अगर किसी घटक दल जो हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति में ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार उनका बयान आ रहा है और अगर हम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस पीछे जाएंगे तो अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था और साफ किया था कि उनके संपर्क में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, बहुत बड़ी संख्या में विधायक हैं और जैसे ही आचार संहिता लागू होगी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो निश्चित है कहीं ना कहीं बीजेपी इन सारी चीजों को देख रही है, समझ रही है और कोशिश होगी कि इनको काउंटर किया जाए। तो मैंने कहा कि कोशिश होगी काउंटर किया जाए, परसेप्शन तोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरीके का संदेश प्रदेश में जा रहा है, अगर हम पिछड़े वर्ग के नेताओं की बात करें तो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो या उसके अलावा राम सिंह सैनी हो, जो ये एक परसेप्शन है कहीं ना कहीं इसको तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। और जहां तक नेताओं का सवाल है, पहले ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, यूपी बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इन चीजों को देखें कि जो नेता नाराज हैं उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें, उनकी नाराजगी को दूर करें, आगे के लिए उनको आश्वासन दें कि जो उनकी चीजें हैं वो पूरी की जाएंगी और जो भी बातें हैं वो मानी जाएंगी और कहीं ना कहीं इस नाराजगी को दूर करके नेताओं की जो एक भागदड़ है कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश करने के निर्देश पहले ही दिए गए हैं। तो निश्चित है कि ये चीजें हमको कल से लखनऊ में दिखनी शुरू हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी की तरफ से भी इस तरीके का बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं। हालांकि ये संदेश आने के बाद ही अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को बुलाकर मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं और मैं अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव जीता हूं और दोबारा से जीतूंगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लगातार हम कहें कि चल रही हैं और एक जो परसेप्शन बन रहा है कहीं ना कहीं उस परसेप्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी जरूर कुछ रणनीति बना रही होगी। चूंकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी इस बैठक में थे, तो निश्चित है कि इन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई होगी, बातें हुई होंगी, दिशा निर्देश दिए गए होंगे। कल जब लखनऊ में सहयोगी दल बैठेंगे और बैठक करेंगे, उसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं हम कहें कि ब्लूप्रिंट दिल्ली में तैयार किया गया होगा कि आखिर किन चीजों को लेकर बात रखी जाएगी, जो नेता चले गए हैं उनको लेकर क्या दलील दी जाएगी, क्या चीजें बताई जाएंगी। इन बहुत सारे विषयों को लेकर बीजेपी ने जरूर रणनीति तैयार की होगी। हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा एसके, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपके पास आएंगे। इससे पहले दिल्ली में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने आए और उन्होंने बयान दिया है कि जो बैठक पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी, उस बैठक में 172 सीटों पर चर्चा हुई है। और एक बात जो उन्होंने रिपीट की है कि जो बातचीत हुई है, जो चर्चाएं हुई हैं, उसमें उन्होंने दावा किया है कि 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल की थी, उसी तरीके का रिजल्ट, वही नतीजा 2022 में भी आएगा। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में। न्यूज़ वन इंडिया से संजय निषाद ने खास बातचीत की है। संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनवाते हैं। संजय निषाद ने किस तरीके के आरोप लगाए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। संजय निषाद जी हैं सर, किस प्रकार से आज कल भी बातचीत हुई आपकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, कितनी सीटों पर चर्चा हुई? 15 से 18 सीटें सीटों पर साथ पार्टी भोजन सर, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कई नेताओं ने छोड़ दिया। सोमनाथ मौर्य की बात करें, लगातार वो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों के साथ न्याय नहीं हुआ पिछले 5 वर्षों में। ये बात जब मंत्री थे तब कहते तो ठीक था, अभी तो मंत्रालय अधिकार सबका, चुनाव आयोग जब आचार संहिता लग जाता है तो उसमें कोई मंत्री रह जाता है ना कोई विधायक रह जाता है, वो सब खत्म होने के कह देता है भाई आपके पास कैबिनेट है तो जाके जनता में
जीत कर आओ, पुनः मंत्री बनो, पुनः विधायक बनो। जब मंत्री 5 साल पूरा, जब आप सत्ता में शुरू हो गए तब तो नहीं याद आया। उनकी बेटी तो कह रही नहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, उनका बेटा जो प्रमुख हुआ, तो घर भर के लोग जो कह रहे हैं कि जब ठीक है, तो एक जो कोई आदमी हो वो किस कारणों से कह रहा है, उन्हें विचार करना चाहिए कि ऐसे शब्दों पर लगाम लगा। और किसी के आने जाने से इस गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2019 में आपने देखा होगा बसपा सपा का बड़ा गठबंधन था, फिर भी निषाद पार्टी पछुआ समुदाय डॉक्टर संजय मोदी के साथ हो गई, एक ऐतिहासिक जीत मिली। 2022 में उसी तरीके से ऐतिहासिक जीत मिली। किन किन क्षेत्रों में सर प्रत्याशी उतारेंगे? पूर्वांचल की बात करें, क्या पश्चिमी क्षेत्रों में भी आप लोग प्रत्याशियों को उतारेंगे? 2-4 सीटें, जैसे 2-4 सीटें निश्चित रूप से पश्चिम का है, लेकिन ज़्यादातर सीटें हमारे पूर्वांचल की हैं। एक जिले में एक सीट हमने लिया कि जहाँ हमारे लोग अपने चुनाव चिन्ह पर लड़े, और बाकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी जिताए। भारतीय जनता पार्टी के लोग निषाद पार्टी जिताएंगे, और निषाद पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी जिताएंगे। जिस प्रकार अखिलेश यादव हमलावर है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी टक्कर दे पाएगा अब की बार? 2014 से ही हमला कर रहे हैं। 2014 में मैं आया हूँ, 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया, 17 फरवरी 2014 में मैंने एक आंदोलन किया था सीएम हाउस। उस समय अखिलेश जी सीएम थे, और उस समय देखो आपने कांग्रेस और बसपा साफ हो गई, सपा जो हाफ हो गई, और भाजपा माफ हो गई, सत्ता में आ गई। 2014 में भी सरकार बना रहे थे, 2017 में चुनाव लड़ गया, हार गए। कई सीटों पर 3000 4000 से मैं 40,000 50,000 वोट पाया। आज के दिन में आपने देखा है सपा बसपा दोनों खत्म हुए 2017 में मोदी लाल में, लेकिन 2018 में मैंने उनको इकट्ठा किया था, 4 पार्टी, 20 पार्टी, निषाद पार्टी, बसपा और सपा। लेकिन उन लोगों का हम जाने के निजी स्वार्थ में सबको अपने मारने, दूसरे को मारने अपने मन। 2019 में हम लोग मोदी के साथ, तो आप देखो 2014 से जो हारा, 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 लगातार हारे हैं। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है? उनका तो कहने के लिए तब भी जीत रहे थे। किस वोट से जीतेंगे? बसपा का गठबंधन, सपा का गठबंधन बना था, आज बसपा अलग हो गई है, तब किस वोट से आपने? उस समय राजभर भाई भी अलग लड़े थे, लेकिन आप देखो क्या सिनेरियो है। जितने नेता हैं उनका वोट क्या है? वोट बैंक है। आज के दिन में वोट बैंक है। डॉक्टर संजय झगुआ भर रोड पर पौवा का लेवल जब लगा था, हटाकर पार्टी का लेवल लगाए, बेहोश थे, जोश में आ गए, होश में आ गए। अपने नेता डॉक्टर संजय के संघर्षों को मेरा समुदाय जान रहा। 2022 की बात, 2022 पुनः जो है सरकार। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है वीडियो नरेंद्र गोसाई के साथ। पीयूष तिवारी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, और वर्तमान परिस्थितियों में जितने भी सवाल थे उन सवालों के जवाब उनसे लिए गए। उत्तर प्रदेश में चुनावी अलार्म बज चुका है, और चुनावी अलार्म बजते ही यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो एक के बाद एक इस्तीफे ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। 11 जनवरी को योगी कैबिनेट में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल और बीजेपी से इस्तीफा दिया था। 12 जनवरी को योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। इतने पर ही यह सिलसिला थमा नहीं। 13 जनवरी यानी आज के दिन यूपी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 3 दिन में 3 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। और ये देखिए धर्म सिंह सैनी का लेटर हेड, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भेजा है। एसके वाजपेयी के पास फिर से चलते हैं, जो लगातार मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एसके, संजय निषाद का बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर उनकी जो बातचीत है वो लगभग पॉजिटिव सेंस में रही है, और वो उन्होंने एक मैसेज भी ज़रूर कन्वे किया इनडायरेक्टली ही कि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, और निषाद पार्टी के भी जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मूल बात जो उन्होंने कही है, क्योंकि जिन मंत्रियों ने पद छोड़ा है, बीजेपी छोड़ा है, उन पर उन्होंने बड़ा तीखा हमला बोला है कि आप 5 साल मंत्री थे, 5 साल आपने अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए क्या किया? अगर सरकार में कुछ नहीं हो रहा था तो आपने उन दौरान आवाज़ नहीं उठाई। आज जब आप मंत्री नहीं हैं, आपकी कुर्सी नहीं है, आपको फिर से जनता के बीच जाना है, चुनाव जीतना है, फिर सरकार बनती है तो मंत्री आप बनेंगे या विधायक बनेंगे, ऐसे वक्त में आप इस तरीके की बात उठा रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं होता।
बिल्कुल इस तरीके के सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे दारा सिंह चौहान की बात करें या फिर धर्म सिंह सैनी की बात करें, बीएसपी सरकार में मंत्री रहे और 5 साल तक मंत्री रहने के बाद अब बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। अब जब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अपने सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निश्चित है कि इनका, अगर हम कहें कि जैसा कि उनसे बात भी मैंने की थी तो मैंने कहा था कि एक मौसम वैज्ञानिक की तरह आपने देख लिया है, शायद आपको ऐसा लग रहा है, इस वजह से इस तरीके का निर्णय आप ले रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ कहना था कि मैं 25 साल से राजनीति में हूं और उत्तर प्रदेश की नस-नस जानता हूं, जिन चीजों को लेकर हमारी बात हुई थी वो पूरी नहीं की गई, यहां तक कि हमारे विभाग में जिस तरीके से मुझे काम करना चाहिए था नहीं करने दिया गया, बहुत सारी चीजें थी जिन पर प्रतिबंध रखे गए, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। और अगर हम तीनों मंत्रियों के पत्र को देखेंगे, जो त्यागपत्र दिया है तीनों मंत्रियों के, तो कहीं ना कहीं कमोबेश एक जैसी चीजें लिखी हुई हैं, एक जैसी भाषा लिखी हुई है, जिनमें कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा जो वर्ग है उसकी सुनवाई नहीं की गई, उसको लेकर जो योजनाएं थी शायद उनका क्रियान्वयन सही से नहीं किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई थी, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए और जो उस वर्ग से मंत्री आते थे उनकी बात नहीं सुनी गई। इस तरीके की चीजें इन पत्रों में लिखी हुई, जैसा कि आप धर्म सिंह सैनी के पत्र को भी देख सकते हैं, उसमें भी इसी तरीके की चीजें लिखी हुई हैं। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश इन इस्तीफों के माध्यम से है। और अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो एक समाजवादी पार्टी को लेकर बात चलती थी कि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है वो समाजवादी पार्टी के साथ उस स्थिति में नहीं जुड़ा हुआ है जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरा, जो दलित वोटर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो के पास में दलित वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। तो अब इन इस्तीफों के माध्यम से अगर आप इन इस्तीफों को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें क्लियर करने की कोशिश है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, चाहे हम दारा सिंह चौहान की बात करें वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, या फिर अगर हम धर्म सिंह सैनी की बात करें तो वो वर्ग एक है। एक संदेश देने की कोशिश है कि जो गैर यादव वोटर्स है वो पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और इन मंत्रियों के आने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर जो एक यादव का परसेप्शन था कहीं ना कहीं वो दूर हो रहा है। ये एक संदेश जरूर इन इस्तीफों के माध्यम से मंत्री देने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित है कि अगर हम देखें तो जो परसेप्शन है उसको तोड़ने की कोशिश है और एक नया सिनेरियो पूरे उत्तर प्रदेश में चलाने की कोशिश है। खास तौर पर बीजेपी पर एक दबाव क्रिएट कैसे किया जाए, किस तरीके से बीजेपी को मजबूर किया जाए कि वो इस तरीके के जो इस्तीफे हो रहे हैं उनको रोकने के लिए अपनी शक्ति लगाए। और जो चुनाव है, चूंकि अब किसी को प्रचार में नहीं जाना है, रैलियां नहीं होनी है, कार्यक्रम नहीं होने हैं, जो चीजें होनी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से होनी है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव कैसे भारतीय जनता पार्टी पर क्रिएट किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है। तो उसको कहीं ना कहीं हम कहें कि अखिलेश यादव एक काउंटर दे रहे हैं, एक काम दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने में व्यस्त रहे और समाजवादी पार्टी तो क्या जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं एक परसेप्शन अनुराग जी, हमला बोला है संजय निषाद ने उन लोगों पर जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। संजय निषाद ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जब वो सत्ता में थे तब उनको ये बातें क्यों नहीं याद आई जो सत्ता जाने के बाद वो कह रहे हैं। और लोकतांत्रिक जी मनीष, क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? जी हाँ, देखिए आपको बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य आज अपने विधायकों के साथ यहाँ पे अपने आवास पे हैं। बता दें कि 14 विधायक अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो आपके से हम बात करेंगे, खुद जोड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। स्वामी प्रसाद जी लाइव है, लाइव चल रहा है सर। आप हमने देखा किस तरीके से आपके आने का स्वागत किया गया है इस समय यहाँ पे आपके बीच में। अभी तक 14 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या कहेंगे? हमने पहले जिस इस्तीफा दिया था, हमने कहा था मेरा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। आप देख रहे हैं इस्तीफे हैं कि इस्तीफे दर दिन हो ही रहे, इस्तीफा रुक ही नहीं रहा है। मान मनोबल के बावजूद भी कोई हाथ नहीं आ रहा है। दांव देकर के सब कहीं न कहीं स्लिप करके इस्तीफा दे ही दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर गया है।
स्वामी जी, ये माना जा रहा था कि करीब 100 के आसपास की आप संख्या बताते हैं। बीजेपी वाले बता रहे हैं कि हमने मान मवल नहीं किए हैं क्योंकि वो यूजलेस कैंडिडेट्स थे जो आपके साथ जा रहे हैं, अब उनकी कोई जनता में पूछ नहीं। तब हमने देखा कि 3-3 4-4 बार के आपके साथ विधायक है, इस पर क्या कहेंगे? उनकी नज़र में यूजलेस है, हमारी नज़र में यूजफुल है, और यही यूजफुल फोर्स लेकर के ऐसा बकवास करने वालों को ऐसा सबक सिखाऊंगा, इनको छठी का दूध याद आएगा। आपने 48 घंटे का समय लिया था, अब ये 48 घंटे में अभी और थोड़ा समय माना जा रहा है कि आप 14 तारीख को अपना करेंगे, तो 14 तारीख को क्या बढ़ा के बाद भी इस्तीफे का क्रम जारी रहेगा। अच्छा, एक चीज और सुनने में आ रहा है, अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, इस पे क्या कहना आपका? योगी आदित्यनाथ जी चुनाव एक एक सीट पर पटकनी दूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक सीट पर पटकनी दूंगा। और मैं देखता हूं कि हवाई नेता भारी होता है या जमीनी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भारी होता है। एक और बात करूंगा, 2017 का चुनाव था, तब भी ये केंद्र था विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग। आज 2022 का चुनाव कर रहे हैं, परिस्थिति वैसी थोड़ी सी चेंज हुई है, पर केंद्र अभी भी कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग है। इसके बाद यहाँ से सीधे विधानसभा। पिछली बार भी मैंने समर्थकों के साथ बहन मायावती जी जब बाबा साहब के मिशन मारवण काशी नाम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हटी थी। चलिए, तो इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। कौशल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी से एक के बाद एक जो मंत्री छोड़कर जा रहे हैं, कितना नुकसान है भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। ये वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता का विश्वास खो दिया है। क्योंकि जनता ने का जब काम नहीं, जनता से जुड़े नहीं ये लोग, सरकार काम करती रही लेकिन इन्होंने अपनी जनता को निगलेक्ट किया, और इसलिए वहाँ की जो सर्वे रिपोर्ट आई वो इनके खिलाफ आई। और जब मालूम पड़ा इनको कि शायद मेरा टिकट बदल जाएगा, तो इन्होंने जो है खुद पार्टी छोड़ करके जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता। बीजेपी को जो है बड़े पैमाने पर पिछले बार कुछ ज्यादा वोट मिलेगा, और चाहे एक ही सीट ज्यादा मिले, ज्यादा सीट। लेकिन क्या इसमें, इस फहरिस्त में और नाम जुड़ सकते हैं कौशल जी? ये मैं नहीं कह सकता कि इसका नाम जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये है कि प्रदेश में कई विधायकों और कई मंत्री जो ऐसे रहे जिन लोगों ने जो जनता अपना जहाँ से चुनाव जीते उससे जो है अलग रहे, और इनका कोई अपना वो नहीं था। अगर इनको पहले कोई वैचारिक विचारधारा का मामला होता, या पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों या उनका वंचितों का, या इसकी पाने की पारी आई तो हमने कहा अब इससे अच्छा वक्त नहीं आएगा, लोहा गर्म है, हथौड़ा चटका दो, और स्वामी प्रसाद मौर्य का हथौड़ा चल गया। धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, आप सुन रहे थे कि किस तरीके से बता रहे थे कि हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, हथौड़ा चाह दिया, और स्वामी प्रसाद मौर्य का हथौड़ा है। इससे बीजेपी की जो यहाँ से विदाई है वो तय है। और ये माना जा रहा है कि अभी और भी जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, न केवल 14 तारीख, उसके बाद भी। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव की जब हम बात करें और रणनीति की बात करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति, हालांकि कहा जाता है कि एक तरह से मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं चुनावी, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, कि जिस तरफ बयार होती है उसको परख लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही। अब देखना होगा इस बार का उनका ये जो अनुमान है वो कितना सही रहेगा, ये 10 मार्च 2022 को पता चल जाएगा। जी। धर्म सिंह सैनी और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है यह अभी तक तो क्लियर नहीं है। लेकिन धर्म सिंह सैनी ने जैसे इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। तस्वीर इस मुलाकात की सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी से जितने भी विधायक और मंत्री छोड़कर जा रहे, इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा देने के तत्काल बाद उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात भी हो जाती है। और ये देखिए, धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के बाद एक और मंत्री जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ी, और अब अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बातचीत की है, और शरद पवार को यूपी में चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया है। अखिलेश यादव ने
शरद पवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और एनसीपी के बीच गठबंधन है और गठबंधन के तहत अनूप शहर विधानसभा सीट सपा ने एनसीपी को दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।